हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास है हमारी राजस्थान जीएनएम एंड एमपीसीएचओ एग्ज़ाम के लिए। तो जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर है, आज ऑलरेडी फर्स्ट फेब हो चुकी है, परसों आपका पेपर है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई हो। मोस्ट ऑफ दी लोगों को टेंशन है कि वो आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें क्या पढ़ लें। पढ़ने का मतलब है कि क्या चीज़ है जो उनको एक बार रिवाइज़ करनी है, क्योंकि सिलेबस देख के सबको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा दे रखा है। मैंने कल की क्लास में भी आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझाया था। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है एनएचएम के प्रोग्राम्स को लेके। एनएचएम के प्रोग्राम्स को लेके तो मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ। सीधा डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, जहाँ आपको पूरे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। देन आफ्टर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू सकते हैं। मैंने एनएचएम की वेबसाइट के थ्रू ये प्रोग्राम्स निकाले हैं। अब आपको कौन कौन से प्रोग्राम एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, तो यहाँ पर ये देखिए एनलिस्टेड प्रोग्राम है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और जितने भी प्रोग्राम हैं ये आपको आए भी हुए हैं। आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आफ्टर दैट इनको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस आपको जो लास्ट मोमेंट आपके पास कल का दिन है, आप सबसे ज़्यादा इन प्रोग्राम्स में कन्फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फैमिली या फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स तो आपको आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे साथ में अदर प्रोग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्राम है लिस्ट किया गया है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो इतने लोगों के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, रिप्रोडक्टिव का मतलब है यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए प्रोग्राम आ जाएंगे, और मैटरनल प्रेगनेंसी वाले, न्यूनेटल और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के जो प्रोग्राम है, अब वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्राम है क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जेएसएस की स्कीम मैं आपको यहाँ पे बोलते जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली है तो यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो जेएसएस की स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में कब आई थी, 1 जून 2011 को प्रेग्नेंट वुमेन और जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ को लेके। तो यहाँ पर 30 दिनों तक जेएसएस की स्कीम के बारे में आपको क्या याद रखना है। इसका लॉन्च डेट तो कब हुई थी, 1 जून 2011। आप लोग प्लीज़ चाहें तो नोटबुक रख सकते हैं अपने पास, इसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एम था कि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और यहाँ पर फ्री क्या जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर इन प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो इनिशियल टाइम से चेकअप से लेके जो बच्चा पैदा होता है उसकी 30 दिनों तक की जो भी दवाइयों का खर्चा आता है या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी होती है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाना था। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, यहाँ पे आपको एक इसके लिए आया था, मैंने तो याद रखना है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इसमें जो बेनिफिशियल ग्रुप था वो क्या थे, एडोलेसेंट लोग। जैसा यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी हैं, क्या RKS प्रोग्राम, और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे कौन सा, RBSK। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके थ्रू लाया गया था, कब, फरवरी 2013 में, लेकिन NRHM के साथ में मिलके। फिर आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ओनली हेडिंग के थ्रू रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या है, आया था एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम था उसके बाद इसको लाया गया था। तो यहाँ पर यदि एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन पूछे तो आया था 1978 में, लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात करें तो इसे कब आया था, 1985 में। इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है आपका क्या, मिशन इंद्रधनुष। क्या है,
मिशन इंद्रधनुष। तो इसका टारगेट क्या था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को क्या करना है, वैक्सीनेटेड कराना है। इसके फिर 2.0 आया था, 2 आया था, इंटेंसिफाइड आया था, लेकिन सबसे पहले इसको लॉन्च कब किया गया था, 25 दिसंबर 2014 में। फिर इसकी अलग अलग फेजेस आई थी, मैंने आपको याद रखना है। और उस टाइम पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, बट नाउअडेज कौन है, मनसुख मांडविया। फिर आपकी आती है जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम। क्या है, JSY स्कीम। तो इसको इस स्कीम के लिए लाया गया था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए स्कीम लाई गई थी। NHM के तहत स्कीम को साथ में लाया गया था। और यहाँ पर जो जननी सुरक्षा योजना है, इसमें से आपको लॉन्च डेट की बात करें हम तो आई थी 12 अप्रैल 2005 को। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है हमारे रिसेंट में, उस टाइम पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। मेनली फोकस किया गया था यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको, और कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट को लेके यहाँ पर जो आशा वर्कर के थ्रू, क्या है, जो आशा वर्कर के थ्रू इंस्टीट्यूशनल और हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो PMSMA, क्या है, PMSMA प्रोग्राम। तो जो PMSMA प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, 9 जून 2016 को। कब लॉन्च किया गया था, 9 जून 2016 को असम में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSSK। क्या है, NSSK। तो जो NSSK प्रोग्राम है ये भी आपको एग्जाम में आता है। तो जो नवजात शिशु सुरक्षा प्रोग्राम है, जो भी हेल्थ पर्सनल है उनको ट्रेंड करना था, जो बेसिक न्यूबॉर्न केयर है, रिससिटेशन केयर है, इसको लेके प्रोग्राम लाया गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एज ए हेल्थ वर्कर किस तरीके से है जो प्रेग्नेंट लेडी को या फिर जो डिलीवरी होती है उस चीज़ में है जो हेल्प कर सकते हैं। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है, तो ये 1952 में आया था। फिर लक्ष्य प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से जो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया लक्ष्य प्रोग्राम, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर जो लक्ष्य प्रोग्राम है, क्या है, लक्ष्य प्रोग्राम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव में आ चुका है आपको। यहाँ पर इसका मेन एम क्या था, इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विच एम्स टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ केयर इंट्रापार्टम, मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, लेबर रूम में और आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लेडी है उसकी केयर की जाना, वो इस प्रोग्राम के टारगेट थे। तो यहाँ पर ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ को लेकर प्रोग्राम, जो आपके 15 नंबर के आने हैं वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इन्हीं में से आएंगे। फिर आपका न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम, मतलब जो घेंगा रोग के लिए जो प्रोग्राम है वो है यहाँ पे। माँ प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, इसमें इस प्रोग्राम के तहत, माँ प्रोग्राम के तहत क्या रखा गया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, जो फ्लोराइड आप पानी के थ्रू जो फ्लोराइड आपके अंदर जाएगा, उस यदि ओवर फ्लोरीन होता है तो उससे कैसे बच सकते हैं। फिर एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। फिर आपके आते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में आपको विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर कम्युनिकेबल में आपकी इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, IDSP MP में आ चुका है, राजस्थान में भी आ चुका है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम से आपको डिसीज़ पूछी जाती है कि जो 6 डिसीज़ इंक्लूडेड हैं और जो नहीं है वो पूछी जाती है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, इसका जो रेड रिबन पूछ सकते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम आपको आ सकता है। फिर वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो यहाँ पर हो सकता है आपको वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन है जो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। अभी 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज की है। अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी सब सेंटर हैं, PSC हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रेबीज़ के लिए है जो वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल में जाके जो आपके साथ पैसे की लूटमार होती है उससे भी बचा जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है आपका
एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटामिनेंट। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अभी हाल फिलहाल में क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक प्रोग्राम एक यहाँ पे नई गाइडलाइन आई है कि अब डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस प्रोग्राम। लेकिन ये एनएचएम के थ्रू नहीं, जो प्रोग्राम है एनएचएम वाला है, लेकिन जो नई गाइडलाइन आई है एंटीबायोटिक्स को लेके वो इसलिए है कि आप बार बार जाके मेडिकल स्टोर पे एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन ला के खा लेते हैं। देन जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो आपकी बॉडी इतनी एंटीबायोटिक्स खाए हुए रहती है कि जब आपको कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करे तो कोई दूसरी एंटीबायोटिक दें तो आपकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंसी हो जाएगी कि वो असर ही नहीं करेगी और आप ठीक नहीं होंगे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो जो ऐसी बीमारी जो छींकने खांसने या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होंगी, जैसे टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी, जब आप तंबाकू खाएंगे तभी आपको हो गए। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर इसमें कौन सी डिसीज़ इंक्लूडेड नहीं है वो आ सकती है। फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को लेके प्रोग्राम है, डीफनेस के लिए प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से आपको आ सकता है, तो इसकी डेट पूछी जा सकती है कि हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, या फिर इसके लिए जो थीम है वो क्या है, इस तरीके से। ब्लाइंडनेस विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, हेल्थ केयर फॉर एल्डरली है, एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी और नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये आपको बेसिक प्रोग्राम है, तो इतने तो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। एक बार मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं, ये प्रोग्राम आपको कम्युनिटी की जो बुक्स आप पढ़ते हैं उनमें इंक्लूडेड उतने नहीं होंगे जितने आपको एनएचएम की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। अब आपको एक एक प्रोग्राम कैसे देखना है, तो आपको डायरेक्ट जैसे आपको देखना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एनएचएम की वेबसाइट पे जाइए और इसको सीधा टाइप कीजिए, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में प्रोग्राम मिल जाएगा। मैं आपको ये डायरेक्ट वेबसाइट का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप यदि अलग अलग जगह से पढ़ें तो आपका जो स्पेशली डेट को लेके है कि कौन सा कब आया था उसमें आपकी कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम आए थे, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम आए थे, जैसे आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत आपको अमाउंट पूछा जाता है, कितने अमाउंट तक की केयर की जा सकती है, तो 5 लाख तक का पर मेंबर। फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया था कि कितना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू ही जो CHO के पोस्ट निकलती है वो है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे देखिए दी गई है। फिर यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि, अभी इसमें जो रिसेंट में जो हमारा बजट आया है आज ही मॉर्निंग में, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट बढ़ाया गया है अभी। फिर है अमृत स्कीम, अमृत स्कीम आ सकती है इम्प्लांट को लेके कि जो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लूटते हैं, कोई भी इम्प्लांट किया जाना है सर्जरी के बाद तो उसमें जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा उसमें क्या होगा, बहुत ही चीप प्राइस होगा इसलिए। फिर यहाँ पे है आपका आयुष्मान भारत के थ्रू आपको कितने सब सेंटर खोले जाने ये पूछा जा सकता है, या फिर कितने खुल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये पेज जो भी लोग चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए और ये आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। बता दिए कि अब आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स और कहाँ से पढ़ना है। क्लियर, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि उनको प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ के जाना है। रिसेंट के जो यहाँ पर एनएचएम ने इतने ही प्रोग्राम अभी तक लॉन्च किए और जो भी अपडेटेड होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और जिनका पेपर है और जो भी लोग उस पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट में कैसे एनएचएम और CHO के पेपर्स हुए हैं, तो कुल मिला के 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। जैसा मैंने 28 तारीख को कहा था कि आपको 3 तारीख तक के लिए ऑफर है, तो वो लोग भी ये पेपर्स ले सकते हैं जिनका अपकमिंग टाइम में MP के लिए पेपर होने वाला है, क्योंकि आपको 250 रुपीज़ में 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़, मतलब आपके 5000 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व मिल सकते हैं आपको यदि आप लोग 3 तारीख तक बस लेते हैं। तो सभी आपके ऑफिशियल पेपर हैं बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए, और जो 13 सीरीज़ हैं बेस्ड ऑन गायनेकोलॉजी और CHO के बेस्ड हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो आपको ये रहा,
फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज्ड टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज। परपीरियल वुमेन का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके चाइल्ड जो डिलीवरी हुई है उसके बाद से लेके 42 दिनों तक का समय क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड। क्या कहलाएगा, परपीरियम पीरियड। तो अब यहाँ पर इस परपीरियम पीरियड में यदि किसी भी क्लाइंट को, जो आपकी क्लाइंट है या फिर आपसे पूछा जाता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है। ऑप्शन में है, दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड आर हार्मफुल फॉर द बेबी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर द कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू द बेबी। यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि ये मेडिसिन लेने को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर OCP सबसे अच्छी जो पिल्स होती हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद माँ क्या करेगी, ब्रेस्ट फीड कराएगी, तो क्या कहलाएंगी, लैक्टेटिंग मदर। इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होती है मिनी पिल्स। क्या होती है, मिनी पिल्स। अब यहाँ पर यदि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए की जाएंगी अवॉइड ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम ना करें, क्योंकि जो हार्मोन है कुछ ना कुछ तरीके से डिस्टर्ब तो करेंगे ही, और यहाँ पर जो कंबाइंड OCP हैं वो तो अवॉइड करने के लिए ही कही जाएंगी। यदि आपको पूछें कि जो लैक्टेटिंग मदर है या फिर जो नर्सिंग मदर हैं उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस क्या होगी, मिनी पिल्स। ना इनको OCP लेने की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना इनको वो लेने की सलाह दी जाएगी, ना माला N, ना माला D, ना छाया, निश्चय कुछ भी, सॉरी यहाँ पे ये सब लेने को नहीं कहा जाएगा, ना ही अंतरा। यहाँ पे इनको क्या लेने को कहा जाएगा, या तो मिनी पिल्स, या फिर जो नेक्स्ट मेथड हो सकती है कॉन्डोम, सबसे सेफ, या फिर इसके अलावा यदि 2 बच्चे हो गए हैं तो आप स्टरलाइजेशन के लिए सजेस्ट भी कर सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है वहाँ की चॉइस पे। और फिर उससे और अच्छी चॉइस क्या है, मिनी पिल्स ना लेना चाहें तो वो है IUD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट कराने के लिए भी आप एडवाइस कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट मैं बता दूं कि जो भी लोग ये पेपर लेंगे उनको बेनिफिट क्या होने वाला है। आपको कल एक दिन के टाइम में आप पूरे 40 पेपर सॉल्व कीजिए और परसों का पेपर दे के आइए, फिर आप बताना कि आपको पेपर किस तरीके से हेल्पफुल रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ हो, क्योंकि इतना जो प्राइस है मैंने इतना चीप रखा है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट जो पेपर दे रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। और ये पेपर ना केवल आपके परसों के एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि आपका जो मार्च में, नेक्स्ट मंथ मार्च में एग्ज़ाम है CHO के लिए, उसके लिए भी ये रामबाण की तरह आपको साबित होंगे, क्योंकि इसमें इन 40 पेपर में NHM के अलावा CHO के पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं जो अभी तक अलग अलग स्टेट में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी के कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है, डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन वाला जो यहाँ पे कॉज कहा गया है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न हो सकता है TSH लेवल का बढ़ना। क्या है, TSH लेवल का बढ़ना, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल बढ़ना। ये चीज़ मैं यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, यदि आप 10 लोगों को देखेंगे, आप 10 या 20 लोगों के ऊपर ये सर्वे कर सकते हैं जो आपको आसपास बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम है जो आजकल, पहले फीमेल्स में ज़्यादा होती थी बट नाउअडेज मेल में भी टेस्ट कराते हैं तो उनमें भी निकल आती है। तो यहाँ पर डिप्रेशन का जो रीज़न पूछा है किसके कारण हो सकता है, तो हो सकता है TSH लेवल बढ़ने के कारण। अब जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है उनमें TSH का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ पूछो ही मत। और जब ये लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ पर्सन में क्या होगा, बिल्कुल सुस्त है जो रहेगा। तो यहाँ पर एक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के यहाँ पे कहा गया है कि जब भी TSH का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन।
तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन से हैं? डिस्कॉइड शेप ऑफ द यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना या फिर बॉगी यूट्रस। क्या है प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन? प्लेसेंटा सेपरेट कौन सी स्टेज में होता है? लेबर की तीसरी स्टेज में। पहली स्टेज होती है क्या? सर्विक्स का डायलिटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के साथ साथ सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना। दूसरी स्टेज होती है क्या? बेबी का बाहर आना और फीटल एक्सपल्सन। तीसरी और थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। और चौथी जो स्टेज होती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, जिसमें आपको माँ को पीपीएच के लिए है जो नोटिस करना है और साथ में बेबी को भी नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन का जो लक्षण है वो क्या होगा? सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। क्या है? सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और यहाँ पर जो बात की गई है, शॉर्टनिंग कॉर्ड नहीं रहेगी, लेंथनिंग कॉर्ड रहेगी। यूट्रस है जो ग्लोबुलर शेप में होगी, ना कि डिस्कॉइड शेप में होगी। थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। फीमेल जेनाइटेलिया में क्या होगा? थिक कलर का वाइट है जो म्यूकस डिस्चार्ज होगा वो क्या है? लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। क्या कहलाए गए? फीमेल जेनाइटेलिया से जो वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होगा थिक होगा। क्या होगा? थिक होगा। तो यहाँ पर फीमेल जेनाइटेलिया की बात की जा रही है। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो, एक होता है ल्यूकोरिया। क्या होता है? एक होता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब होगा कि जो वाइट कलर का पानी जैसे आएगा, पानी जैसे आएगा वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाता है ल्यूकोरिया। वो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वाइट कलर का थिक म्यूकस डिस्चार्ज पूछा है, चीज़ी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्मैग्मा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मैग्मा। लेकिन जब क्या है? लेकिन जब या तो ये वाइट हो सकता है, जब या किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्या हो? प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी एसटीडी रिलेट करते हुए डिसीज़ हो, तब इसका कलर है जो चेंज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेबेसियस ग्लैंड है, क्या है? सेबेसियस ग्लैंड है, उससे निकलने वाला है क्या है? एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल है, डेड स्किन सेल्स और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाता है? स्मैग्मा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल में, या डेमोग्राफिक साइकिल है आपकी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, डेमोग्राफिक साइकिल है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या है यहाँ पे? हाई स्टेशनरी स्टेज यदि ये शो करती है, मतलब कि क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो जो हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब है वो क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, न बर्थ रेट तो है लेकिन डेथ रेट नहीं है। देखिए डेमोग्राफिक साइकिल की टोटल 5 स्टेज होती हैं। कितनी? 5। हाई स्टेशनरी, फर्स्ट, सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और पांचवी होती है डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे आप समझिए, बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट भी हाई हो, और यहाँ पर बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट हाई हो, तो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये कहलाती है आपकी फर्स्ट स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट तो हाई हो लेकिन डेथ रेट क्या हो? रैपिड, फॉल्स रैपिडली, मतलब धीरे धीरे कम हो। फिर बर्थ रेट बहुत लो हो, क्या हो? तीसरी स्टेज क्या है यहाँ पर? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या होगी? कम होगी, और साथ में डेथ रेट भी कम होगी। फिर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी कम है, मतलब बच्चे भी नहीं हो रहे हैं और जो लोग हैं वो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी? चौथी स्टेज। और पांचवी स्टेज में क्या है? येट टू बी सीन, या तो बढ़ सकती है, घट सकती है, और जो डेथ रेट है वो कम है, लिटिल चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट डेमोग्राफिक साइकिल के, तो यहाँ पर बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, मतलब कि ये क्या है? हाई स्टेशनरी स्टेज में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु हैज़।
हेमलिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट, किसके लिए हेमलिच मैन्यूवर अपनाया जाएगा और एब्डोमिनल थ्रस्ट? तो ये यूज़ किया जाएगा ब्लॉक्ड एयरवे के लिए। किसके लिए? ब्लॉक्ड एयरवे के लिए है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अपर एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हेमलिच मैन्यूवर या तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं चोकिंग के लक्षण, या आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट को लेके पूछ सकते हैं। तो यदि इन्फेंट में 1 साल से कम उम्र के बच्चे में बात करें तो घुटने के यहाँ पे रख के आपको करना है, और यदि एडल्ट में बात करें तो यहाँ पर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे पीछे से आपको जाके पकड़ना है। या तो इसको आपकी इमेज आ सकती है, एमपी में इमेज आई थी एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिच मैन्यूवर की, ये कौन सा प्रोसीजर है और किसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है, कहलाता है हेमलिच मैन्यूवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागॉन एक्ट्स एज अ, तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है, 3 हार्मोन पैंक्रियाज रिलीज करती है, उनमें से एक है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल्स, एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, डिक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, या फिर स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकागॉन है क्या काम करता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। तो ग्लूकागॉन है, इसका काम क्या है? एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपकी बॉडी में आप जो भी कार्ब्स खाते हैं वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करती हैं आपकी सेल्स क्या? ग्लूकोज, लेकिन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी होगा, और वो काम करेगा कौन? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन एक्सेलरेट करेगा, मतलब बढ़ावा देने का काम करेगा किसको? ग्लाइकोजन को, कि ग्लूकोज में भाई कन्वर्ट हो जाओ। अब लेकिन जिन लोगों को यदि शुगर होती है तो उनमें क्या होता है? इसके उनमें इंसुलिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज किया जाए, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता है उसको कम करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी हार्मोन ट्रिगरिंग द मेल टेस्टिस टू जनरेट स्पर्म एंड इन फीमेल्स ट्रिगरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट एवरी मंथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है, क्या करेगा? मेल टेस्टिस को ट्रिगर करेगा कि स्पर्म जनरेट करो, स्पर्म जनरेट करो। स्क्रोटम में दोनों साइड एक एक टेस्टिस रहती हैं जो क्या करती हैं? स्पर्म बनेगा वहीं पर, जो स्पर्म बनेगा वहीं पर फॉर्मेशन होगा, एपिडिमाइडिस के थ्रू है जो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर मेल में जनरेट करो स्पर्म, और फीमेल में क्या हो कि हर मंथ जो ओवरी है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के थ्रू ही एग बनेगा। तो एवरी मंथ में क्या है? एक एग रिलीज होता है। तो उसके लिए तो वो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो हार्मोन हर महीने, फीमेल में तो एवरी मंथ पीरियड्स आते हैं, कुछ रीजन से आगे पीछे हो जाते हैं, तो एक एग रिलीज होता है हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होगा। वो ओवर रिलीज होने को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर ओवम की जो प्रोसेस है पूरी, बनना कहलाता है oogenesis और रिलीज होना ओव्यूलेशन। तो ट्रिगर करने का काम करना ये हार्मोन है, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। काम करेगा कि मेल टेस्टिस बनाए क्या? स्पर्म, और फीमेल टेस्टिस बनाए हर महीने फॉलिकुलर। तो यहाँ पर फॉलिकुलर का मतलब ओवा और एग, ये काम करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। भागो या मरो टाइप की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन एंड मेलेटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लड़ो या मरो वाली सिचुएशन में, वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। कौन सा? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट इज द फंगस यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। ये क्वेश्चन ANM GN एग्जाम में आ चुका, आई थिंक वेस्ट बंगाल में आया था, कि कौन सी फंगस जो आप ईस्ट यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग के लिए वो कौन सी है? एस्परजिलस नाइगर्स,
पेनिसिलियम नोटेटम, म्यूकर म्यूकोडो, सैक्रोमाइस सेरिवेसिया। कौन सी फंगस यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए? जो ब्रेड बहुत सॉफ्ट होते हैं उनमें ईस्ट खमन मिलाया जाता है, तो वो क्या कौन सा है? तो वह सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया है जो फंगस यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने की प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इन्फ्लामेशन के कॉज में कौन सा सब्सटेंस एक्टिव होगा? हेपेरिन, हिस्टामिन, रेनिन या फिर थायरॉक्सिन। रेनिन एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, हेपेरिन एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये सभी ये केमिकल क्या है? केमिकल हैं जो सेल्स रिलीज़ करती हैं, जो डैमेज सेल्स होती हैं उसको रिलीज़ करती हैं। कुछ भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, उस टाइम पर बैक्टीरिया या जो अपना एक इंजरी, बैक्टीरियल इंजरी हो या फिर ट्रॉमा के कारण कुछ भी रीज़न हो, तो जहाँ पर भी स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो वहाँ पर ये ज़रूर प्रेजेंट होंगे। ये क्या कहलाते हैं? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितनी नर्व से मिलके बनता है? 12, 31, 43 या फिर 10? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं टोटल 43 नर्व। 12 होती हैं क्रेनियल नर्व का पेयर और 31 पेयर होती हैं स्पाइनल नर्व। तो पेयर पूछा है, क्या है? कितने पेयर ऑफ नर्व होंगी? 12 पेयर क्रेनियल एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। टोटल मिला के कितनी हो गई? 43। यहाँ पर ऑप्शन में तीनों चीज़ें हैं, 12 है, 31 है, 43 है, लेकिन जो आपका आंसर होगा 31 + 12 = 43। वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होने वाली नर्व है, जो 2 पार्ट की हैं, एक है क्रेनियल वाला और दूसरा स्पाइनल वाला पार्ट। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज दैट। तो क्या डिफरेंस है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में? ऑप्शन में है एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज वेस्ट। तो ऐसा नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कुछ रिलीज करती हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड बट एक्सोक्राइन ग्लैंड आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बिल्कुल ये भी नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या है? अपना जो भी हार्मोन है ब्लड में रिलीज करती हैं। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरली। लास्ट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सीक्रेशन इनटू डक्ट और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो एंडोक्राइन हार्मोन पढ़े हैं, एक्सोक्राइन पढ़े हैं। पेंक्रियास को मिक्स्ड कहा जाता है, क्लियर? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहा जाता है। अब यहाँ पर मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वाली में जो अंतर है, एंडोक्राइन डक्टलेस होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड ने क्या होंगी? ये अपना सीक्रेशन डक्ट में करेंगी, उसके थ्रू बॉडी में जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस और एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सीक्रेशन इनटू डक्ट और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। दिस हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस नहीं रिलीज करेगी? PRH, FSH, CRH या फिर TRH। तो यहाँ पे मार्क कीजिए कि कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करेगा। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन नहीं रिलीज करेगा वो होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस है जो हार्मोन रिलीज करता है, देखिए यहाँ पर ये रहे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, जो कि मेटाबॉलिक और इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल है। क्या? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और CRH हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या जो ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को? तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि TSH हार्मोन के लिए रिलीज करो। TRH और TSH डिफरेंट थिंग है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TRH क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा कि TSH रिलीज करो, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन गोनेड से ही आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाला हार्मोन है।
फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस वाले जितने भी हार्मोन है वो डायरेक्ट काम नहीं करते, ये दूसरे हार्मोन को रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। जैसे TRH हो गया, CRH हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया। फिर ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन के काम सबको पता है, लैक्टेशन में ज़रूरी है, चाइल्ड बर्थ में है, स्लीप रेगुलेशन में, बॉडी टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीटोसिन के काम हो गए। फिर है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, GHIH नाम से भी ये जाना जाता है, जो क्या करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम को तो रेगुलेट करेगा ही, साथ ही साथ आपका जो सोमेटोस्टेटिन है, क्या है, सोमेटोस्टेटिन है, ये एक अलग तरीके से काम करेगा। 3 हार्मोन रिलीज, ये पैंक्रियाज रिलीज करेगी। तो यहाँ पर जो सोमेटोस्टेटिन है ये भी हाइपोथैलेमस, लेकिन इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको सप्रेस करने का काम करेगा कौन, सोमेटोस्टेटिन। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस के यदि हार्मोन पूछे तो है CRH, TSH, GRH, ऑक्सीटोसिन एंड सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, एट विच लेवल द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। ट्रैकिया है जो ब्रोंकाई तक, ट्रैकिया है जो ब्रोंकाई में डिवाइड कहाँ होती है, लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में, लेवल ऑफ 3rd थोरैसिक वर्टिब्रा, लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, या फिर लेवल ऑफ 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जब आपको वर्टिब्रा पता होंगी तब तो आपको पता होगा कि कहाँ जाके डिवाइड होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि ट्रैकिया जो पूरा वाइंड पाइप कहलाएगा आपका ट्रैकिया, तो ट्रैकिया है जो, ट्रैकिया कौन से पार्ट में, थोरैसिक वर्टिब्रा के कौन से वाले पार्ट में, 5th 3rd 4th कहाँ पे जाके डिवाइड होगी। तो ट्रैकिया डिवाइड होती है कहाँ पर, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के यहाँ पर, कहाँ पर, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के यहाँ पर। टोटल 12 पेयर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं, सर्वाइकल होती हैं 7, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जो सर्वाइकल हैं कितनी होती हैं, 7। फिर थोरैसिक आएगा आपका, तो थोरैसिक होती हैं 12। नेक्स्ट आता है लंबर, लंबर होती हैं कितना, 5, L1 to L5। फिर सैक्रम, सैक्रम भी होती हैं 5, S1 to S5। कोकेक्स 4 हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो पूरी वर्टिब्रा है, तो आपको जब पता होगा तभी, तो थोरैसिक वर्टिब्रा के 5वें वाले में, इसमें 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के यहाँ पर ट्रैकिया है जो 2 पार्ट में जब आके डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई दोनों लंग्स में जाने के लिए, तो कहाँ पर वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा वाला पार्ट। नेक्स्ट वन, दिस इज द मोस्ट एविडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में से सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट हार्मोन कौन सा है, LH, TSH, ACTH या फिर GH। तो सबसे ज़्यादा बनने वाला एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन है वो है GH हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें से कौन सी है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, लैक्राइमल या फिर थायराइड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है वो लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी, लैक्राइमल ग्लैंड, जो आंसू बनाने का काम करती है वही ग्लैंड है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द बॉडी आफ्टर कंज्यूमिंग अ बनाना स्प्लिट। तो बनाना स्प्लिट खाने के बाद आपकी बॉडी में किसका लेवल बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन का, ग्लूकागॉन का, इंसुलिन का कि थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन बढ़ेगा यदि आप बनाना स्प्लिट खाते हैं तो आपको बढ़ेगा क्या, इंसुलिन। क्या बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल। क्योंकि एक तरीके की यदि हम बात करें तो डिश तरीके से ही हो जाएगी जिसमें शुगर भी ऐड कर दी जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कभी कभी फ्रूट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बनाना स्प्लिट खाने से क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, इनसफिशिएंट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट कॉज। यदि एडल्ट में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए,
कम हो जाए तो क्या होगा, ग्वाइटर, टेटेनी, मिक्सेडीमा या फिर क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, मिक्सेडीमा, ग्वाइटर तीनों ही थायराइड से होने वाली समस्याएं हैं, लेकिन अलग अलग। तो यदि थायराइड हार्मोन का लेवल एडल्ट में कम हो जाए तो क्या होगा, तब होगा मिक्सेडीमा। अब नेक्स्ट में देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म और एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड इन चिल्ड्रन। यदि बच्चों में ये थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए, अंडर एक्टिव रहे या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बच्चों में हो, तब क्या होगा, ग्वाइटर होगा, एक्रोमेगाली होगा, मिक्सेडीमा होगा कि क्रेटिनिज्म होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा कि थायराइड हार्मोन का लेवल यदि कम है तो क्या होगा, एडल्ट में मिक्सेडीमा। बच्चों में यदि यही थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तब क्या होगा, क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ग्लाइकोजन या फिर फिनोल हार्मोन्स। तो क्या है यहाँ पर जो आपकी बॉडी में क्या काम करेगा, ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मैनेज करने का काम करेगा, वो एल्डोस्टेरोन। क्या है, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट इज, in which of the following pairs the hormone of endocrine gland and its primary action is incorrect or mismatched। क्वेश्चन ध्यान से देखें, कौन सा पेयर है हार्मोन का, एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन का, जिसके फंक्शनिंग प्राइमरी एक्शन क्या है, गलत है। कैल्सीटोनिन, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथायरॉइड, राइज ब्लड कैल्शियम लेवल, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, मेलाटोनिन रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर गलत पेयर कौन सा है, कैल्सीटोनिन, ये बिल्कुल सही है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, पैराथायरॉइड इसके अपोज में काम करेगा, बढ़ाएगा। सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागोन के इनहिबिट करने का काम करेगा, और जो मेलाटोनिन है स्किन के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेगुलेट द रेट ऑफ अ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वन, वेयर आर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ रहेंगी, सबको पता है पैंक्रियाज में रहेंगी। ये 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन, और ये जूस भी रिलीज करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पैंक्रियाज को। और आइसलेट्स बीटा, अल्फा, डेल्टा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स रिलीज करेगी इंसुलिन को, डेल्टा करेगी सोमेटोस्टेटिन को। नेक्स्ट वन, डायबिटिक मेलाइटिस इज अ हार्मोनल कंडीशन इन विच। डायबिटीज मेलाइटिस हार्मोनल कंडीशन है, इसमें क्या होगा, कीटोन बॉडीज इंक्रीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज डिक्रीज इन यूरिन, यूरिन बिकम्स मोर डाइल्यूट, नन ऑफ द अबव। तो डीएम में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। क्लियर, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। अब यहाँ पर डायबिटीज़ में ही डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन भी डेवलप होती है। डायबिटीज़ में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन भी डेवलप होती है। तो यहाँ पर तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, तो इसी में साथ में कीटोन बॉडीज़ क्या होंगी, बढ़ेंगी, ना कि घटेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कीटोन बॉडीज इंक्रीजेज इन द यूरिन। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को और कौन कंट्रोल करेगा, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल या फिर नन ऑफ द अबव। कौन कंट्रोल करेगा इसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मतलब ये ज़्यादा हार्मोन रिलीज करो कि कम करो, तो इस तरीके से तो ये काम कौन करेगा। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड ये काम करेगी, थायराइड तो करेगी नहीं ये काम। पीनियल ग्लैंड ये भी आपकी ब्रेन में ही पाई जाती है, ब्रेन में ही पाई जाती है पीनियल भी, पिट्यूटरी भी है, हाइपोथैलेमस भी है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक तरीके से हमें कह सकते मोटिवेट करने का, एक्सेलरेट करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, वो करेगी हाइपोथैलेमस। क्या करेगा, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन,
व्हाट डज सोमेटोस्टेटिन डू? तो सोमेटोस्टेटिन क्या काम करेगा? इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन इन ग्लूकागॉन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन इन ग्लूकागॉन, स्टिमुलेट ग्लूकागॉन रिलीज वाइल इनहिबिट इंसुलिन रिलीज, या फिर इनहिबिट ग्लूकागॉन रिलीज वाइल स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज। तो सोमेटोस्टेटिन स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ ना कुछ सप्रेस करने का, इनहिबिट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या इनहिबिट कर सकता है सोमेटोस्टेटिन? तो सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन तीनों को पैंक्रियास का आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीज करेगा। हिस्सा जो पैंक्रियास का पार्ट है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो इसको रिलीज करेगा। लेकिन सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? इनहिबिट करने का काम करेगा। तो ये किसको इनहिबिट करेगा? इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को। इसके लिए इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज which of the following endocrine gland contributes to setting the body biological clock? तो कौन सी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का काम करेगी? रात हो गई तो सो जा, दिन हो गए तो उठ जा, इस तरीके से। पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस या फिर एड्रिनल ग्लैंड? तो ये ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो ब्रेन में पाई जाती है। और यही ग्लैंड क्या काम करती है? ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट वन, वेयर डज द थोरेसिक कैविटी लाइज इन रिलेशनशिप टू द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी? तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का क्या रिलेशनशिप है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से? डॉर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर या फिर इन्फीरियर? डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, सुपीरियर ऊपरी हिस्सा और इन्फीरियर लोअर हिस्सा। तो क्या है थोरेसिक कैविटी का? तो थोरेसिक कैविटी का जो रिलेशनशिप है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से वो है सुपीरियर। क्या है? अबव द एब्डोमिनोपेल्विक, सीधी सी बात है, जो लोअर पार्ट है वो नीचे रहेगा, लेकिन थोरेसिक तो ऊपर रहेगी, सुपीरियर रहेगी ना एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सुपीरियर। नेक्स्ट वन, व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन द एनाटॉमिकल पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? जब बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ पर क्या सही नहीं है? फेस इज फॉरवर्ड, आर्म्स आर एट द साइड, पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड या फिर द बॉडी इज इरेक्ट? तो यहाँ पर जब बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा जाएगा तो क्या होगा? फेस फॉरवर्ड होगा, आर्म्स हैं जो आपके दोनों साइड में होंगे, सामने फेस होगा, आर्म्स दोनों साइड में होंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब सीधा स्ट्रेट। पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड या फिर बॉडी इज इरेक्ट, तो बॉडी सीधी रहेगी लेकिन पाम्स आपके फॉरवर्ड नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में सीधे खड़े होते हैं तो यहाँ पर हैंड है क्या है? साइड स्ट्रेट रेक्ट खड़े होंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब सीधा स्ट्रेट खड़े का होना। तो यहाँ पर ये देखिए आप, यदि आपको इस तरीके से सीधा खड़ा कर दिया जाए तो आपका जो फेस है वो आगे की तरफ ही रहेगा, फेस आगे रहेगा, जो आपके आर्म्स हैं भुजाएं हैं वो दोनों साइड में रहेंगी, लेकिन आपके पाम्स हैं जो कैसे रहेंगे? आगे की तरफ रहेंगे। पैर एक साथ में होंगे, फीट टुगेदर, पाम्स फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ऑप्शन को ठीक कर दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? पाम्स आर फेसिंग पोस्टीरियर, जबकि ये फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ रहेंगे। कैसे रहेंगे? आगे की तरफ होंगे, ना कि पीछे की तरफ होंगे। नेक्स्ट इज लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन, तो लिपिड का सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है? गोल्जी अपरेटस में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लीवर में? तो लिपिड्स का सिंथेसाइजेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपके सेल्स से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ, तो एडिपोज टिश्यू किसका एक हिस्सा है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, इलास्टिक का, लूज का कि रेटिकुलर का? तो एडिपोज टिश्यू क्या रहेंगे? ये ना तो इलास्टिक है ना फाइब्रस है, ये है लूज। इसीलिए तो ये क्या है? एक तरीके के लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि इनमें एडिपोसाइट सेल्स रहेंगी। यदि पूछे फैट सेल्स कौन सी हैं तो वो एडिपोसाइट सेल। और फैट सबसे ज़्यादा स्टोर कहाँ पर होता है? आपके एब्डोमिनल एरिया में। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू, ब्राउन टिश्यू पूछे आपको तो बच्चों में बस पाए जाते हैं।
इन्फेंट में। एडिपोज टिश्यू है तो यहाँ पर बॉडी में आपकी एनर्जी स्टोरेज के लिए कुशिंग का काम करेंगे एक तरीके से। जो लोग फैटी होते हैं तो उनको उतनी जल्दी ठंड नहीं लगती, इसका हिस्सा वही है, लेकिन ज़्यादा फैट होना भी नुकसानदायक है। तो एडिपोज टिश्यू है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है जो कि एडिपोसाइट सेल से मिलके बने हुए होते हैं और एक तरीके से कुशन का काम करेंगे, एनर्जी स्टोर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ट इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी का मतलब है स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना, तो वो कौन सा लिस्ट सही होगी? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन, ऑर्गेनेल सिस्टम, या फिर ऑर्गन, ऑर्गेनेल सिस्टम, सेल्स एंड टिश्यू, या फिर ऑर्गेनेल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। पहले देखिए, यदि आपका पूरा ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की आप बात करें तो ये किससे बना होता है? इसमें अलग अलग ऑर्गन है, सेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं? गोल्जी अपरेटस होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं, सेल्स के ऑर्गेनेल्स हो गए। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा ऑर्गेनेल्स, दूसरे नंबर पर सेल्स। सेल्स मिलके बनी हुई, टिश्यू मिलके बनते हैं सेल्स से, और टिश्यू फिर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद जो अलग अलग ऑर्गन आपकी बॉडी में, एब्डोमिनल एरिया में अलग ऑर्गन है, थोरेसिक कैविटी में अलग ऑर्गन है, तो ये सब क्या है? फिर ये सिस्टम बनाने का काम करेंगे। तो जो एक सही तरीका होगा यहाँ पर वो क्या होगा? वो होगा ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? क्रेनियम, टेम्पोरल, हायोइड या फिर मैंडिबल। तो ये ह्यूमन ब्रेन को एज ए हेलमेट की तरह कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? तो वो क्रेनियम, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। हॉलो पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल दैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन ब्रेन। क्रेनियल कैविटी में जो क्रेनियम बॉक्स है उसी के अंदर आपका ब्रेन रहता है, तो ये क्या है? एज ए हेलमेट की तरह काम करेगा। क्या? क्रेनियम। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बॉन्ड डज ह्यूमन एंकल है? तो ह्यूमन एंकल में कितनी बॉन्ड्स होती हैं? ऑप्शन में 7, 6, 9, 8। टोटल कितनी बॉन्ड्स होती हैं ह्यूमन एंकल में? तो ह्यूमन एंकल्स में जो बॉन्ड होती है टोटल कितनी? 7। इन बॉन्ड्स को कहा जाता है टार्सस। टार्सस और टार्सल बॉन्ड। टार्सस बॉन्ड का नाम है, और जो इकट्ठी 7 हैं तो वो कहलाती हैं टार्सल्स। टार्सस सिंगल बॉन्ड, लेकिन 7 होती हैं तो उनको कहा जाता है टार्सल्स, और जो कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एज अ 3-3 की रो में रहेंगी, ग्लाइडिंग जॉइंट्स पर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर की ब्लड फ्लोइंग अनइनडायरेक्शनली इन द ह्यूमंस। तो अनइनडायरेक्शनली मतलब जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये काम कौन करेंगे? ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, सेप्टम या फिर वॉल्व। तो ये काम करेंगे वॉल्व। वॉल्व जनरली ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं। 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के, जो वही वॉल्व क्या करेंगे? डिफरेंस अलग अलग तरीके से ओपन और क्लोज होंगे, करेंगे कि ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में भेजने का काम करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल। तो वेस्टिजियल बोनी पार्ट क्या है? सबसे लास्ट का पार्ट है, क्रेनियम है, कोकेक्स है, सर्वाइकल है कि क्लेविकल है? वेस्टिजियल बोनी पार्ट मतलब छोटा पार्ट है ह्यूमन स्केलेटल का, तो वो है कोकेक्स। क्या है? कोकेक्स, जिसका काम तो कुछ नहीं है लेकिन इसको जरूरी है काम कुछ। देयर हैव नो पर्पस और फंक्शन, कुछ भी काम नहीं है लेकिन रहेगा। तो ये क्या है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर और कोकेक्स, और इसी को कहते हैं आप टेलबोन, पूंछ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट्स इस्चीमिया ऑफ फोरआर्म। कैसे पता चलेगा कि इस्चीमिया हुआ है आपकी फोरआर्म में? कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में हैंड ऑफ वेलिडेक्शन, अल्नार क्लॉ या फिर वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर। कौन से केस में पता चलेगा इस्चीमिया है? तो होगा वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर, जिसमें परमानेंट फ्लेक्शन रहेगा, हाथ में परमानेंट फ्लेक्शन होगा रिस्ट के यहाँ पर। जैसे क्लॉ, जो पक्षी होते हैं उनके क्लॉ होंगे उस तरीके से हो जाएगा, तो वो होगा इस्चीमिया के कारण। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यदि फिंगर स्ट्रेट करेंगे तो दर्द होगा, तो क्या कहलाएगा? वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर। नेक्स्ट वन,
वॉट डज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करेगा? 2 ऑप्टिक लोब को, बोन और मसल्स को, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कि 2 लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करेगा? ये करेगा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एज अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। सांसें कंट्रोल करने का काम कौन सा पार्ट करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायनेन्सेफेलॉन, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। तो ये था आज का आपका एनाटॉमी के MCQs। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना आप लोग। और जो भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं जिनके भी अपकमिंग टाइम में ANM, GNM या फिर CHO के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए स्टडी मटेरियल आप ऑफिशियल ऐप पे जाके ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफिशियल आंसर कीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।